जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 जो कि फंक्शंस एंड ग्राफ्स है। अच्छा यहाँ पर ना आपकी क्लास में जस्ट इसका बेसिक नॉलेज जो है वो ऐड किया गया है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन एंड व्हाट इज़ ग्राफ। बट आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली फंक्शन है। इंट्रोडक्शन में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बस वो आपको बताया गया कि फंक्शन के क्या क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज दिया हुआ है। बट हमारा जो मेन टॉपिक है वो आता है कॉन्सेप्ट कि फंक्शंस क्या होता है, सबसे मेन चीज़। ठीक है, इसके बारे में हमें इसके अंदर बयान किया गया है। अब कहता है द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लिबनीज उसका नाम था, जिसकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ डेथ हमारे पास दी हुई है 1646 टू 1716, जिसने ये डिस्क्राइब किया था कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर, यानी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, बड़े आसान सी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है, डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं। मैं यहाँ पे साइड पे एग्जांपल लिख के बताता हूँ। लाइक दैट वाई इज इक्वल टू 2x। अब सपोज दैट यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की जाए तो y की वैल्यू 2 आती है, और देन अगर x की वैल्यू 2 पुट की जाए तो y की वैल्यू 4 आती है। एंड नेक्स्ट अगर x की वैल्यू 3 पुट की जाए तो y की वैल्यू 6 आती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y है ना, ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। बात समझ में आ गई? तो इसके बारे में ना ये लिबनीज था जिसने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था, यानी बयान किया था इसके बारे में। तो वो कहता है एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पर डिपेंड करती है, जिसने डिफरेंट एग्जांपल्स भी हमें यहाँ पे दी हुई हैं, हम वो यूज़ करते हैं। एरिया, एरिया जो रिप्रेजेंटेड बाय ए होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा अब देखिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पास होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है, यानी लेंथ स्क्वायर होता है, डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड एक्स। यानी कि जो लेंथ होती है, साइड होती है, वो एक्स है, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ यानी एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर इसमें एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो एरिया हमारे पास 4 है, एंड अगर हमारे पास x की वैल्यू 5 है, जो एरिया है वो 25 है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे उसका एरिया भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जो एरिया है वो डिपेंड करता है x के ऊपर। तो यहाँ से मैं दो पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि इसमें एक वैल्यू डिपेंडेंट होती है और दूसरी वैल्यू होती है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मुराद जैसे जिसके ऊपर वैल्यू डिपेंड कर रही है, लाइक दैट यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है। ठीक होगी बात। अब नीचे एक और एग्जांपल देता है हमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ v जो कि रिप्रेजेंटेड बाय v होता है स्फेयर का। अब उसका फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब जो पाई है ये तो एक वैल्यू हमारे पास 22/7, जो राउंड अबाउट वैल्यूज यूज होती है 3.14 यूज होता है। बट ये जो वॉल्यूम है रेडियस पे डिपेंड करता है, जितना रेडियस होगा उस लिहाज से उसका वॉल्यूम आएगा। तो इस तरह ये दो तीन एग्जांपल्स आपके पास आ गई हैं जो कि कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का, कि व्हाट इज़ फंक्शन। ठीक हो की बात। और सो इसके बारे में ये होगा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। आगे देखते हैं और इसके डेफिनेशन भी आगे करेंगे। अब यहाँ पर मेंशन करते हैं फंक्शन इज़ अ रूल ऑफ कोरेस्पोंडेंस relating two sets, mean two values in such a way that each element in the first set corresponds to the one and only one element in the second set. Yes, यहाँ से ये बात मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखें मैंने ऊपर आपको एग्जांपल्स दी थी, लाइक दैट दिस एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये एग्जांपल ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स। इसमें इनपुट एक हुई है तो उसकी आउटपुट भी एक होगी, मतलब ये है। बात समझ गए? यानी जितनी उसकी अंदर इनपुट होंगी उतनी उसकी आउटपुट होंगी, सेम होगी। तो देन ये इसका मतलब यही था कि जितने हमारे पास जो ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे
टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट, उससे एलिमेंट जो है उसकी यानी सिंगल कोरेस्पॉन्डेंस आंसर आना जरूरी है। जैसे हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, उसकी साइड अगर एक है तो उसका एरिया भी एक होगा। इस तरह वॉल्यूम की एग्जांपल्स थी जो भी थी हमारे पास। क्लियर, ये भी फंक्शन की डेफिनेशन में आती है बात। नेक्स्ट वन आप देखें, अब प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है, हमने यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है। कहता है एक फंक्शन हमारे पास मौजूद है फ्रॉम एक्स, सेट एक्स टू सेट वाई, मतलब फर्स्ट सेट एक्स है और सेकंड सेट वाई, इज अ रूल ऑफ correspondence दैट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स। ये जो स्मॉल एक्स है उसका एलिमेंट है, कैपिटल एक्स जो है उस सेट का नाम है, एज अ यूनिक एलिमेंट वाई इन कैपिटल वाई। ठीक है, मैं कुछ छोटी सी ना एग्जांपल्स देता हूँ इनसे रिलेटेड। एक शेप की फॉर्म में एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके बात। सेट एक्स लेते हैं, ये सेट वाई लेते हैं, हमारा जो फंक्शन है वो एक्स टू वाई है, और यह मैं लिख भी देता हूँ कि जो फंक्शन है वो एक्स टू वाई। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है लाइक डैट, इसमें वन है, इसमें टू है, इसमें थ्री है और इसमें फोर है। जब मैं इसमें देखता हूँ सपोज डैट, तो वन में वन, फोर, नाइन, 16। ठीक है, ओके बात। अब यहाँ मैं फंक्शंस लिख रहा था, फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखें जैसे ही मैं इसमें x की वैल्यू वन लगाता हूँ तो y की वैल्यू भी वन आती है, x की वैल्यू टू लगाता हूँ तो y की वैल्यू भी टू आती है, x की वैल्यू थ्री लगाता हूँ y की वैल्यू नाइन आती है, टू लगाने से फोर आती है सॉरी, ठीक है, और फोर लगाता हूँ तो 16 आती है। क्या ये पॉसिबल है हमारे पास ऐसा कि यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू टू लगाऊं तो y की वैल्यू फोर भी आ जाए और नाइन भी आ जाए? सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी बात थी उसकी जो बयान कर रहा था कि जो पहले सेट के एलिमेंट्स हैं वो यूनिक इमेज, यूनिक का मतलब होता है वन टाइम, जो कि दोबारा रेपिटेशन उसमें मौजूद ना हो या एक से ज़्यादा ना हो, वन टाइम होना चाहिए। ठीक होगी बात यहाँ तक? मेरा ख्याल है अब आपको डेफिनेशन सारी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है द सेट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो डोमेन होती है, डोमेन क्या होती है देखें, अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक्सप्लेन करूं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनता है वन कोमा वन, फिर टू कोमा फोर, थ्री कोमा नाइन एंड फोर कोमा 16। ये बनता है ना ऑर्डर पेयर इनके। तो इसमें देखें, डोमेन डोमेन कहते थे कि जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है ना, क्या बनता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बेसिकली, उसमें फर्स्ट एलिमेंट जैसे वन है, टू है, थ्री है, फोर है, वन टू थ्री फोर। तो अगर आप इसमें नोट करें तो ये फर्स्ट सेट बन गया, तो वही लिखता है द सेट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड वाई सेट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये बात भी सच है। द सेट ऑफ corresponding elements y in y is called the range। यानी कि जो दूसरे सेट के एलिमेंट्स होंगे वो सारी की सारी क्या होंगी, इसकी रेंज होंगी। मैं वो भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपको। रेंज की बात की जाए तो हमारे पास है वन, फोर, नाइन एंड 16। ठीक होगी बात यहाँ तक? सो नेक्स्ट यहाँ पे लिखता है वाइल कोडोमेन, ये चीज़ याद रखिएगा। और फंक्शन इज द सेट वाई इन विच फंक्शन आउटपुट वैल्यूज रेंज लाइक। का ये था कि जो कोडोमेन होती है बेसिकली वो सेट वाई ही होता है, ठीक है, या ये कह लें जो रेंज होती है उसी को हम कोडोमेन का नाम देते हैं। ये याद रखिएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को। Unless stated the contrary, we shall assume hereafter that the x and y consist of real numbers। ये रियल नंबर्स पे डिपेंडेंट है, मैंने एग्जांपल्स आपको दे दी सारी की सारी। सो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, बड़ी काम की चीज़ आपके लिए। कहते हैं कोड में, ये चीज़ मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये आगे यूज़ होनी है। कोड में इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। अब आउटपुट्स क्या होती हैं? आउटपुट हमने कहा था जब वैल्यू में जो किसी फंक्शन में वैल्यू एंटर की जाती है ना,
तो वो कोई आंसर आता है, वो रेंज होती है, तो उसको हम आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है। बट द रेंज इज द एक्चुअल सेट ऑफ आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फंक्शन अंडर द गिवन डोमेन, दैट इज रेंज सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोड डोमेन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कोड मेन होती है, जैसे मैंने ऊपर बयान किया, देखिए मैंने कहा 1 पुट किया फिर 1 आता है, 2 पुट किया तो 4 आया, 3 पुट किया 9 आया, 4 पुट किया 16 आया। ये 1 4 9 16 ये मेरी आउटपुट्स है। बट ये जो आउटपुट्स है ये स्पेसिफिक आउटपुट्स है। स्पेसिफिक इन सेंस ऑफ कि अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 4 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। ये फंक्शन है। इस फंक्शन के ऊपर अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 9 आएगा, 3 पुट करने से 16 नहीं आ सकता। बात समझ रहे हैं मेरी? तो इसलिए ये एक्चुअल आउटपुट्स आती है। एक्चुअल से मेरा आता है जो आपने इनपुट किए उससे रेडीमेड, उसकी बेस पे ही आउटपुट आनी है। तो देन वो जो आउटपुट होती है वो हमारे पास रेंज होती है ना। तो ये सारी की सारी रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है और ये भी रेंज है। तो ये जो रेंज होती है ना, यही कोड डोमेन होती है। बात क्लियर होगी होगी सबको? तो उसने लिखा हुआ रेंज इज ऑलवेज अ सेट सबसेट ऑफ कोड डोमेन, तो वो कोई भी हो सकती है। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखें हमारे पास उसने फिर इसी चीज़ को ना ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने वही बात की एग्जांपल के थ्रू कि इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, x की एक वैल्यू इनपुट करे, y की भी एक वैल्यू आ जाए। इट्स मीन y is a function of x। एंड स्विस मैथमेटिशियन एलर, जिसने एक सिंबल इन्वेंट किया लाइक दैट दिस, जिसको हम रीड करते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x और y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसने सिंबॉलिकल वे, ठीक है, इसको रीड भी करते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, जैसे मैंने बता दिया आपको। अब ये एक डायग्राम के थ्रू बड़ा उसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको कि इनपुट x है, उसके ऊपर फंक्शन लगा। फंक्शन क्या होता है? प्रोसेसर। जैसे वो कंप्यूटर फील्ड के अंदर क्या होता था, इनपुट करते हैं आप डाटे की और वो स्क्रीन के ऊपर कोई डाटा शो हो रहा होता है, तो वो प्रोसेसिंग हो रही होती है। ये कंप्यूटिंग मशीन से मुराद ये होता है प्रोसेसर काम करना। जैसे आपके पास क्वेश्चन था ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू पुट करते थे, फिर वो कैलकुलेट करता था, फिर उसका आंसर देता था। ये वो काम है सारा का सारा। और लास्ट के ऊपर आउटपुट हमारे पास आते थे, कोई भी एक आंसर आ जाता था जिसे हम एफ ऑफ एक्स का नाम देते हैं। ये सारा कुछ यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा दोबारा से। कहता है फंक्शन कैन बी thought a computing machine f that takes an input x, operates on it in some way and produce exactly one output। कोई एक आउटपुट हमारे पास आती है। So next this output f of x is called the value of f at x or image of x under f। ठीक है, ये एक ही चीज़ है, जिस तरह मर्जी इसको पढ़ लें आप। देन कहता है द आउटपुट एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय सिंगल लेटर से वाई, उसको वाई भी कहते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। द वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये मैं स्टार्ट में बात कर चुका हूँ। एंड द वेरिएबल वाई इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी बात कर चुके हैं फंक्शन की। एंड नेक्स्ट वी शैल ओनली कंसीडर द फंक्शन इन विच द वेरिएबल आर रियल नंबर्स हैं, क्योंकि इनपुट भी रियल है आउटपुट भी रियल है, तो इसे कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स। जैसे आपके पास ये एग्जांपल्स दी हुई है, इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा, बहुत आसान से काम है। थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे पास देखें भाई एफ ऑफ एक्स है, जो कि एक फंक्शन है। हमने एफ ऑफ ज़ीरो निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू ज़ीरो। देखिए ना, सिंपली एफ ऑफ ज़ीरो है किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है ना। तो एफ एफ की इक्वल और एक्स किसके इक्वल है? ज़ीरो। तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ ज़ीरो लगा दिया उसने, जैसे ये लगा हुआ आपके पास। ठीक होगी बात? तो इस तरह ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, ताकि जो हमने डिटेल से बातें की हैं या जो मैंने भी चीज़ें आपको सिखाई हैं वो उसके ऊपर अप्लाई की जा सकें और आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। बेसिकली इसमें ना दो पार्ट्स गिवन थे, कभी मैंने सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है, तो सेकंड पार्ट जब मैं सॉल्व करूँगा तब वो राइट कर देता हूँ आपको। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट ए है उसमें एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस वन के।
हमने जो फर्स्ट पार्ट इसमें सॉल्व करना है, हमने फाइंड करना है एफ इंटू -3। ये हमने फाइंड करना है। अब मैंने इसको डिटेल से आपको बता दिया था कि देखें, ये एफ ये एफ होता है, तो ये एक्स किसकी इक्वल हुआ, -3 के इक्वल हुआ ना। तो यहाँ से जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है, बेसिकली वो वैल्यू जो होती है वो एक्स की होती है। इसलिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फंक्शन राइट करूँगा जो कि मेरे पास इक्वल है x² - 1। अब यहाँ पर मुझे जो x की वैल्यू है वो पुट करनी है -3। जब इसमें x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो 5f इंटू -3 का स्क्वायर एंड -1, -3 का स्क्वायर +9 होता है, और +9 जो -1 आता है वो 8 आंसर आता है। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है f इंटू 0। फंक्शन सेम है, वैल्यू चेंज है। अब मैं फिर अगेन फंक्शन राइट करता हूँ। जो मेरे पास फंक्शन होगा f इंटू एक्स इज इक्वल टू x² - 1। अब क्योंकि f इंटू 0, इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी। जब इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो f इंटू 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -1। तो ये 0 -1 विच इज इक्वल टू -1। ये f इंटू 0 की वैल्यू आ गई। अब जो थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है f इंटू x-2। f इंटू x-2 हमने फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो फंक्शन है वो है x² - 1। अब इसका मतलब जो x की वैल्यू बनेगी वो बनेगी x-2। इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं f इंटू x-2 इज इक्वल टू x-2 का स्क्वायर x की जगह पे और साथ -1। यहाँ पे फार्मूला लगेगा हमारे पास a - b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² - 2ab प्लस b²। ये फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के लिए। ये आ जाएगा x² -2 इंटू एक्स इंटू 2 +2 का होल स्क्वायर साथ -1। यह आ जाएगा x² - 4x प्लस 4 -1। अगेन x² - 4x प्लस का 4 और माइनस का 1 प्लस का 3। ये होता है f इंटू x-2। अच्छा, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है f इंटू x² प्लस 3 है ना। मैं यहाँ पे वो लिखता हूँ। फोर्थ पार्ट हमें निकालना है f इंटू x² प्लस 3 हमने फाइंड करना है इसमें। हम फंक्शन राइट करते हैं। जो हमारा फंक्शन है वो है x² - 1। अब इसमें जो x की वैल्यू लगेगी वो लगेगी x² प्लस 3। तो ये आ गया f इंटू x² प्लस 3 इज इक्वल टू x² प्लस 3 का होल स्क्वायर और -1। इसमें फार्मूला जो है वो प्लस का लगेगा क्योंकि पावर पॉजिटिव है, यानी कि x² प्लस 3 होल स्क्वायर है तो प्लस का फार्मूला लगेगा। तो मैं इसी फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आपको पता है यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस आएगा बस। तो मैं फार्मूला ओपन करता हूँ जो कि f इंटू x² प्लस 3 इक्वल टू a² प्लस 2 इंटू a इंटू b एंड प्लस b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखें तो ये 4 बन गया, 3 × 2 = 6x² प्लस 9 -1 x4 प्लस 6x² प्लस 8। यही आपका आंसर आ गया इसका। ये तो हमारे पास इसका बी फंक्शन दिया हुआ, यानी फंक्शन चेंज कर दिया है हमारे पास। f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
एक्स प्लस 3। अब ये फंक्शन है। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो पार्ट्स वही हैं, एफ इंटू -3 फाइंड करना है। यानी कि हम पहले फंक्शन राइट करेंगे और हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है विच इज इक्वल टू 2x+3। और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे -3, जो कि f इंटू -3 स्क्वायर रूट 2 इंटू -3 + 3। 2 3 ज़ार 6 -6 +3। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है तो मैं विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट -3। इसी तरह से आपको पता है इसका हमें सेकंड पार्ट फाइंड करना होता है जो कि f इंटू 0 होता है। ठीक है। अब फिर मैं वही बात दोबारा से फंक्शन राइट करता हूँ और जो मेरा फंक्शन है वो इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 2x+3 से। अगर यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू 0 है और जब x की वैल्यू इसमें 0 लगाते हैं तो ये आता है f इंटू 0 स्क्वायर रूट 2 इंटू 0 + 3। तो ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 और 0 + 3 करने से हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। ये आ गया f इंटू 0। पार्ट हमारे पास है f इंटू x-2 हमने फाइंड करना है। और हम फंक्शन राइट करते हैं यहाँ पे। फंक्शन हमारे पास है 2x+3 होल स्क्वायर रूट। और जब यहाँ पे x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू हमारे पास आती है x-2। तो ये आता है f इंटू x-2 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x होता है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू आ जाती है। अब 2 जो है वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x और 2 2 ज़ार 4 + 3। अब ये माइनस का 4 और प्लस का 3 आपस में सॉल्व हो सकते हैं, जो कि मेरे पास आ जाएगा 2x-1 इसका आंसर है। नेक्स्ट हमें निकालना है पार्ट नंबर 4 जो कि f इंटू x² + 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 f इंटू x² + 3। देन अगेन मैं फंक्शन राइट करता हूँ। फंक्शन मेरे पास है स्क्वायर रूट 2x+3। और यहाँ पे देखें तो x की जो वैल्यू है वो मेरे पास है x² + 3। ये आ गया f इंटू x² + 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू x² + 3 एंड +3। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं 2x² + 6 + 3। और अगेन कैलकुलेशन चेक करें तो ये आ जाएगा 2x² + 6 + 3 कितना आ जाएगा हमारे पास इसमें 9। ये हमारा इसका आंसर है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 2 हमारे पास हमने फाइंड करना है f इंटू a+h माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। अगर आप एक चीज़ नोट करें, जो फंक्शन है वो सिंपल है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शन था। जो हमने फाइंड करना है, हमने पूरी वैल्यू फाइंड करनी है ना, लेकिन मैं सिर्फ ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। उसमें देखें तो आपके पास है जी a+h। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने फंक्शन में एक दफ़ा x की वैल्यू जो है वो a+h पुट करनी है ताकि f इंटू a+h फाइंड किया जा सके। तो वो आ जाएगा 4 इंटू a+h + 7। तो देन वो मेरे पास आ जाएगा 4a+4h एंड +7। अब सेकंड टाइम देखें तो f के साथ a लगा हुआ है। इसका मतलब अब मैंने फंक्शन के अंदर a पुट करना है x की जगह पे। तो मेरे पास आ जाएगा f इंटू ए, जैसे मैंने पीछे वैल्यूज बताई क्वेश्चन नंबर 1 में।
तो ये क्या आ जाएगा 4 × A + 7, जो कि मेरे पास आ जाएगा 4A + 7। अब जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी वो फाइंड करनी थी F × A - F(A)/H। अब जब फर्स्ट वैल्यू मैंने निकाली है वो मेरे पास आई है 4A + 4H + 7 माइनस F(A) की वैल्यू आई है 4A + 7 /H। तो ये आ जाएगा 4A + 4H + 7 माइनस 4A - 7 /H। माइनस को मल्टीप्लाई करवाया तो साइन चेंज हो गए। तो कटिंग देख लें, ये हमारे पास -4 है, ये +4 है, ये +7 है और ये हमारे पास -7 है। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो हैं 4H/H और देन ये H भी क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका मतलब जो हमारे पास F(A + H - F(A) है /H, ये इज इक्वल टू 4 है और यही हमारा इसका आंसर है। हमारे पास सेकंड पार्ट है, वही चीज़ है, बस इस पे फंक्शन चेंज हो गया है। इसमें देखें तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में कहा कि पहले हमने A+H पुट करना है, फिर हमने A पुट करना है। मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ A+H, तो ये आपके पास आ जाएगा F(A+H) इज इक्वल टू साइन A+H। अब इस जगह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। फिर हमने x की वैल्यू A पुट करनी है, तो मेरे पास आ जाएगा F(A) इज इक्वल टू साइन A। ये भी वही चीज़ आगे सॉल्व नहीं होता। अब जो हमने फाइंड करना है मैं वो लिख रहा हूँ। हमने फाइंड करना है F(A+H - F(A)/H विच इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू है साइन A+H, इसकी वैल्यू है साइन(A)/H। अब इसको मैं अगेन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/H साइन(A+H - साइन(A)। अब यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज है जो यहाँ पे यूज़ होंगे। मैं लिखता हूँ फार्मूला, वो होता है साइन P माइनस साइन Q इज इक्वल टू 2 cos P + Q /2 साइन P - Q /2। जब इसको हम ओपन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/H इंटू 2 cos P + Q। जो P की वैल्यू है वो है A+H प्लस Q की वैल्यू है A। देखिए ना, जो फर्स्ट वैल्यू है साइन के साथ वो ये P की वैल्यू और ये Q की वैल्यू। मैं यहाँ साइड पे लिख भी देता हूँ आपको। P इज इक्वल टू A+H एंड Q इज इक्वल टू A। ये फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, /2 एंड साइन P की वैल्यू क्या है A+H माइनस Q की वैल्यू /2 और देन ब्रैकेट क्लोज। इससे ये हुआ कि ये नेगेटिव ए और पॉजिटिव ए जो है वापस में कैंसिल हो गए। जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो क्या बची, 1/H इंटू 2 cos A+A 2A प्लस H /2 साइन H/2। देखें तो ये बन गया 2/H इंटू cos 2A/2 अलग कर दिया और H/2 अलग कर दिया और ये आ गया साइन H/2। ठीक है कि बात। वैसे हमें ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट।
नेक्स्ट देखें तो मेरे पास आ गया 2/h कॉज ऑफ, ये 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा a+h/2 साइन ऑफ h/2। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस एक्स स्क्र -1। और सेम लाइक दैट हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू a+h पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा f(a+h) इज इक्वल टू a+h³ प्लस a+h² -1। यहाँ पे जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं मैं वो राइट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक फार्मूला आएगा a+b² विच इज़ इक्वल टू a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। नेक्स्ट हमारे पास आता है a+b² विच इज़ इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। और इसमें अगर आप b² शुरू में नहीं लिखना चाहते तो आप b³ को शुरू में नहीं लिखना चाहते तो एंड पे लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। इसमें फार्मूलाज ओपन करते हैं। f(a+h) इज इक्वल टू a³ प्लस, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो फर्स्ट वैल्यू a की, सेकंड वैल्यू b की। इस फार्मूले में जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ h लगा देंगे तो हमारा फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो ये आ गया a³ प्लस 3a² प्लस 3ah² प्लस b³ प्लस फिर a+h का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो a² प्लस 2ah प्लस h² -1। ठीक हो की बात। अब हम फंक्शन में x की जगह पर a पुट करते हैं और ये हमारा फंक्शन है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा, ये हमारा फंक्शन है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब हमने x की जगह पर a, तो यह आ जाएगा f(a) इज इक्वल टू a³ प्लस a² -1। अब जो हमने फाइंड करना है वो हमारा क्वेश्चन है, वो हम लिखते हैं। वो हमारा है f(a+h) माइनस f(a) डिवाइडेड बाय h। f(a+h) की वैल्यू वो है हमारे पास a³ प्लस 3a² h प्लस 3ah² प्लस h³। सॉरी यहाँ पे भी h³ आना था। नेक्स्ट आ गया जी प्लस a² प्लस 2ah प्लस h² -1 माइनस f(a) की वैल्यू वो हमारे पास है जी a³ प्लस a² -1 डिवाइडेड बाय, इसके बाद लिख लेते ब्रैकेट ओपन करते हैं, वो आता है a³ प्लस 3a² h प्लस 3ah² प्लस h³ प्लस a² प्लस 2ah प्लस h² -1। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इन तीनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय h। यहाँ पर देखें a² नेगेटिव a² पॉजिटिव, सॉरी a³ सेम लाइन a² और ये +1 -1 कैंसिल। तो ऊपर देखें जो भी वैल्यू सब में h कॉमन ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा 3a², फिर 3ah। यहाँ पर देखते जाएं, ये इसमें से 3a² बच गया, इसमें 3a और h बच गया, इसमें h² बच जाएगा प्लस h²।
प्लस 2a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो इसमें से 2a कॉमन ले लिया, h बच गया हमारे पास। और लास्ट में फिर 2 दफ़ा h स्क्वायर था तो 1 टाइम h बच गया, डिवाइडेड बाय h। और ये h से h क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। और जो लास्ट में बच गया वो हमारा आंसर आ गया, और वो क्या है, 3a² प्लस 3ah प्लस h स्क्वायर प्लस 2a प्लस h। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, जिसमें फंक्शन दिया हुआ tan x। अब आप देखें, जो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन tan x है ना, की जगह पे हम लिख सकते हैं sin x ओवर cos x। और आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x की जगह पे पुट करना होता है a प्लस एच। तो मेरे पास आ जाएगा f इंटू ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस एच डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ a प्लस एच। और देन जब हमने x की जगह पर पुट करना है a, तो हमारे पास आ जाएगा f इंटू ए इज इक्वल टू साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ a। अब जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास है f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन a प्लस एच डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस एच माइनस साइन a डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ a होल डिवाइडेड बाय h। इसको मैं लिख लेता हूँ 1/h इंटू, ऊपर एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लेंगे तो याद आएगा कॉस ऑफ a प्लस एच और कॉस ऑफ a, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन a प्लस एच से मल्टीप्लाई होगा कॉस ऑफ a माइनस कॉस ऑफ a प्लस एच से मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ a और देन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ना ऊपर एक फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। तो ऊपर हमने वो फार्मूला लगा लिया, तो वो हमारे पास आ गया साइन अल्फा, जो अल्फा की वैल्यू है वो है ए प्लस एच, और माइनस बीटा की वैल्यू जो है वो ए है, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ ए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये ए से ए क्या हो गया हमारा, कैंसिल। और अगर ऊपर देखें तो हमारे पास बच गया साइन ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच इंटू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस एच। और यही हमारा इसका आंसर आ गया। नंबर 3, इसमें लिखा हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, आपने उसको फंक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लाइक दैट मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। पहले जैसे हमने पीछे काम स्टार्ट में बात की थी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर इसकी स्टेटमेंट वाइज बात की जाए तो हम कहते थे y इज द फंक्शन ऑफ x। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ की जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं यहाँ पे है क्या हमारे पास। इसमें देखें तो आपके पास लिखा हुआ है कि द एरिया, हमें एरिया यूज़ करना है जिसको लेटर ए से रिप्रेजेंट किया गया है ऑफ अ स्क्वायर। यानी कि हमारे पास ना एक शेप है स्क्वायर की। ओके, अब जो स्क्वायर होता है वो आपको पता है कि 4 साइड क्लोज फिगर होती है हमारे पास। ये देखिए मैंने एक स्क्वायर बनाया जिसका आपको पता है 4 वर्टिसेस होते हैं। जो फर्स्ट वर्टेक्स होता है उसको हम नाम देते हैं ए का, बी सी एंड डी। ओके, अब इसमें देखें तो हमारे पास जो एक साइड होती है वो ए से लेकर बी होती है, और बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास साइड होती है ना, ये हमारे पास है एक्स। तो जाहिर सी बात है ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी और ये भी एक्स होगी, क्योंकि स्क्वायर्स के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो अगर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात की जाए तो वो ए है, और वो ए किसके इक्वल होगा, लेंथ एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर की। तो हमारे पास है, हमने पेरीमीटर यूज़ करना है फंक्शन का, नहीं फंक्शन माना है पेरीमीटर के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो उसका फार्मूला यूज़ करते हैं हम। वो इज इक्वल टू होता है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो पेरीमीटर को पी से लिखता है वो, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारे पास एक्स है, तो पेरीमीटर किसके इक्वल आ गया, 4x के। अब मैंने जो मेरे पास वैल्यूज़ गिवन थी एरिया का वो मैंने फाइंड कर लिया, जो मेरे पास पेरीमीटर था वो मैंने फाइंड कर लिया। अब स्टेटमेंट की तरफ दोबारा आते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। जो मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दी थी ना, वो एग्जांपल देने का मकसद भी यही था कि आपको समझ आ जाए कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, यानी y हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा और फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी वो राइट साइड पे बनेगी। इसी तरह से उसने लिखा हुआ है द एरिया a ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, मतलब लेफ्ट साइड पे आपका एरिया आना चाहिए और राइट साइड पे आपका क्या आना चाहिए, पेरीमीटर आना चाहिए। मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ फर्स्ट राइट साइड वाली से। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x इज इक्वल टू जो हमारे पास आता है वो आता है p/4 के। ठीक हो की बात। अब ये वैल्यू जो है वो मैं इसमें फर्स्ट में इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और यहाँ मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो जब यहाँ सब्सिट्यूट करते हैं तो आप देखिए हमारे पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू मैंने लगाई है तो p/4 स्क्वायर, इसको ओपन करें तो a इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 16। ये हमारा इसका आंसर आ गया। और हमारे पास पार्ट नंबर बी हमारे पास मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है सरकमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। यानी एक बस सर्कल है, वो मैंने सर्कल बनाया हुआ है रेड कलर से। अब जब सर्कल होता है उसका रीजन भी होता है, और आप सबको ये बात पता है कि हमारे पास ये सर्कल सेंटर से लेकर ये जो सरकमफ्रेंस यानी बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, रेडियस। क्योंकि हम यहाँ पे फिर फार्मूलाज यूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला फार्मूला यूज़ करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला होता है 2πr। अब यहाँ पर देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो c है वो 2πr के इक्वल है। अब दूसरी चीज़ हमने यूज़ करना है इसका एरिया। सो एरिया ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला होता है πr²। तो एरिया को वो ए से लिखता है और यहाँ से आ गया πr²। अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमारे पास यहाँ से हमें आर निकाल लेते हैं सेकेंड वैल्यू से। तो हमारे पास यहाँ से अगर आर निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आंसर बनेगा। ठीक है। अगर देखिए हमारे पास मेन चीज़ आती है कि हमने सरकमफ्रेंस पहले लिखना है और एरिया बाद में लिखना है। तो जो चीज़ बाद में लिखी जाती है वहाँ से वैल्यू निकाल दी जाती है। जब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे पाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आ गया r²। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो मेरे पास ये आ जाएगा a/पाई। ठीक होगी बात। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया और पाई का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स, जब इक्वेशन 1 बिकम्स करते हैं तो मेरे पास c इज इक्वल टू 2π, और r की जगह पर ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी ये सब्स्टिट्यूट करनी है हमने। वो क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट पाई, ये स्क्वायर रूट पाई था। अब यहाँ पे देखें एक चीज़ आती है हमारे पास
बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए जैसे हमारे पास ये टू है, इसकी जगह पर मैं ऐसा करूँ तो ये स्क्वायर रूट टू का और स्क्वायर भी ले लूँ। अगेन वही स्क्वायर से स्क्वायर रूट टू कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको मैं कैंसिल ना करूँ, इसको मैं दो दफ़ा स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लूँ तो एक ही चीज़ होगी। इसी तरह से यहाँ पर जो पाई है ना, इसको मैं दो दफ़ा स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेता हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे पास जो डिनोमिनेटर है ना वो पाई स्क्वायर रूट में है। इसका एज ये हुआ कि स्क्वायर रूट पाई से स्क्वायर रूट पाई क्या होगा हमारा, कैंसिल हो गया। तो ये आ गया टू स्क्वायर रूट। ये भी स्क्वायर रूट में है और ये भी स्क्वायर रूट में है। तो एक हम वो रूल यूज़ करते हैं, हमारे पास होता था अगर स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी होना तो इसका मतलब वो कंबाइन हो सकता है स्क्वायर रूट ए बी की फॉर्म में। तो इसको हम कंबाइन कर लेते हैं पाई ए को, और ये इज इक्वल टू सी आ गया, और यही आपका इसका आंसर बन गया। जी, तो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हमने सरफेस एरिया लेना है क्यूब का। मैंने क्यूब आपके सामने बनाया हुआ है। अब क्यूब की अगर बात की जाती है ना, तो क्यूब हमारे पास जो होती है, हमारे पास ये थ्री डिमेंशन शेप होती है हमारे पास, पहली चीज़। और सेकेंडली जब इसके सरफेस एरिया की बात की जाती है तो उसका फार्मूला हम यूज़ करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a²। क्योंकि हमारे पास देखा जाए ना तो ये 6 स्क्वेयर्स बनते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ये ए बी सी डी, ये फ्रंट एंड पे एक स्क्वायर बना है हमारे पास। इस तरह टोटल ये स्क्वायर्स बनते हैं इसमें 6। तो जो स्क्वायर का फार्मूला होता था वो ए स्क्वायर होता था एरिया वाइज, और 6 स्क्वायर्स बनते हैं तो ये 6a² इसका फार्मूला बन गया। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे पास सरफेस एरिया को एस से लिखते हैं 6 इंटू ए की वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स। ठीक है, ए मेन बेसिकली लेंथ ही था, यहाँ पे मैं उसको एक्स यूज़ कर देता हूँ तो वो 6x² बन गया आपके पास। सो नेक्स्ट हमने इसे यूज़ करना था वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि हमारे पास आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो क्योंकि वॉल्यूम जब फाइंड करते हैं तो वी से लिखते हैं, जबकि क्यूब के अंदर हर चीज़ इक्वल होती है तो वो एक्स मल्टीप्लाई एक्स। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना बन जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ से अगर एक्स निकालेंगे तो वो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। अगर इसकी एक्सपेंशन फॉर्म बनाई जाए, एक्स इज इक्वल टू वी रेज की पावर 1/3, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और लास्ट पे हम लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू 6x²। एक्स की वैल्यू कितनी है, वी रेज की पावर 1/3 होल स्क्वायर। ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो 1/3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2/3, और ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है डोमेन एंड रेंज, ये हमें निकालनी है। अच्छा, डोमेन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो डोमेन होती है वो बेसिकली इनपुट होती है, और जो रेंज होती है वो किसी भी फंक्शन की आउटपुट होती है बेसिकली। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर इनपुट होगी वो डोमेन होगी, जो उसका आंसर बनेगा वो रेंज होगी। अब हमने यहाँ पे ना उसकी कैटेगरी बतानी है, तो हमेशा डोमेन रेंज जब भी निकाली जाती है तो उसके अंदर ना 3 कैटेगरी के जो हम इंटीजर्स पढ़ते हैं, इंटीजर्स क्या होता था, ज़ीरो होता है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये तीनों कैटेगरी हम क्वेश्चन की चेक करेंगे, और तीनों नंबर्स पुट करके चेक करेंगे क्या उसमें क्वेश्चन की आउटपुट रियल नंबर्स आ रही है, क्योंकि इनपुट भी रियल होती है और आउटपुट भी उसकी क्या होती है, रियल होती है। अगर वो रियल नंबर्स आ रही है तो इसका मतलब वो ठीक है। सेकेंडली इसके अंदर ना ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट आता है। ब्रैकेट इन सेंस ऑफ के हमारे पास जब ये एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होती है और ये एक स्मॉल ब्रेसेस यूज़ होती है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1,4 और यहाँ लिखता हूँ 1,4, ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये स्क्वायर ब्रैकेट से बॉक्स ब्रैकेट कहा जाता है, जब ये लगी हो इसका मतलब ये होता है कि इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं। एंड पॉइंट्स इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। एंड पॉइंट से मुराद है ये 1 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है।
और जैसे ही ये स्मॉल ब्रेसेस लगती है इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है इसको हम क्लोज इंटरवल का नाम देते हैं। जब ये ओपन इंटरवल होगा तो इसका मतलब ये 1 और 4 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, इसकी सेंट्रली वैल्यू इंक्लूड्स होंगी। अब जो हम एक यूज़ करते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का जो सिंबल होता है उसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता, तो हमेशा याद रखना है आपने, जो इन्फिनिटी होती है ना, इन्फिनिटी के साथ आपके पास ओपन इंटरवल यूज़ होना है हमेशा। इन्फिनिटी साइड पे क्या यूज़ होना है? ओपन इंटरवल। ये था इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास दिया हुआ फंक्शन जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमने चेक करना है कि इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करके बता देता हूँ। अब देखें जी ऑफ एक्स, अगर यहाँ पे हम एक्स की जगह पर सपोज डैट 0 लगाते हैं तो हमारे पास आंसर 5 आ गया, यानी कि आंसर आता है प्रॉपरली। इस तरह से अगर मैं कुछ नेगेटिव नंबर लगाता हूँ, सपोज डैट -5 लगा लेते हैं, तो ये 5 + 5 ये कितना आ गया? 10 आ गया। ये भी कोई नंबर आ गया। कोई पॉजिटिव नंबर लगा लेते हैं, 10 लगा लेते हैं। 5 - 10 तो -5 आ गया। ये भी कोई ना कोई नंबर आ गया आपके पास। इसका मतलब ये हुआ, अब कोई भी पॉजिटिव नंबर इनपुट कर दे, कोई नेगेटिव कर लें या ज़ीरो कर लें, तो उसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसलिए जहाँ जो इसकी डोमेन है वो पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर हैं तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक, ये इसका इंटरवल बन गया। ठीक हो की बात। अब जब हम बात करते हैं इसके आउटपुट की, हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आया, हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास ज़ीरो भी आ जाए। 5 पुट करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा ना, 5 - 5। तो जब इसकी रेंज की बात करेंगे तो वो भी इसी तरह से पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और ज़ीरो भी आ सकता है। तो इसका मतलब डोमेन और रेंज इसकी सेम रहेगी। दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने 3 कैटेगरी चेक करनी है हमेशा से, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है ईजिली तो इसका मतलब उसकी डोमेन और रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कन्वर्ट हो जाएंगी। सो आगे सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट, वहाँ से कुछ बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो। अच्छा, इसमें देखिए, अब ये आ गया रेडिकल फार्मूला क्वेश्चन। यहाँ से ना आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जो बार बार मैं आपसे कह रहा था। अब जब यहाँ पर देखें तो हमारे पास अगर x की वैल्यू, अगर यहाँ मैं x की वैल्यू 0 लगाता हूँ तो g ऑफ x यानी g ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 + 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ये रियल नंबर आ, इसका मतलब 0 पे क्वेश्चन ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर लगाते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। सपोज डैट मैं 1 ही ले लेता हूँ। 1 + 2 ये भी रियल नंबर आ गया। अब नेगेटिव नंबर करते हैं, नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो -1 ले लेते हैं। -1 + 2 लिया तो ये भी रियल नंबर आ गया। बट अगर मैं साथ ही -2 लेता हूँ, अगर -2 चेक करवाऊँ आपको, तो -2 + 2 ये भी ज़ीरो है और ज़ीरो के साथ एक खुद एक रियल नंबर है। लेकिन जैसे ही मैं -3 पुट करता हूँ, -3 + 2 ये आता है -1, ये एक रियल नंबर नहीं है। ठीक है, ये आपका रियल नंबर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसी तरह से जब -4 पुट करते हैं, जब -4 करेंगे तो वो भी स्क्वायर रूट -2 है जो कि योटा बनता है, कम्प्लेक्स बनता है, तो ये भी रियल नंबर नहीं है। तो इस तरह आप देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन बन की ना, कि हमारे पास -2 तक पुट करते हैं तो रियल नंबर आंसर आता है, उससे माइनस से नीचे आते हैं तो रियल नंबर आंसर नहीं आ रहा, प्लस की तरफ चलते हैं तो रियल नंबर आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर बात मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास फिर वो कंडीशंस रखते हैं। तो यहाँ पर जब डोमेन और रेंज की बात की जाएगी तो उसको, अब जब ये रेडिकल फॉर्म वाले क्वेश्चन जितने भी हैं ये भी सुन लें, एक शॉर्ट क्लिप बता देता हूँ आपको।
जो रेडिकल फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, x+2, इसको इक्वल टू 0 लिख लो, या x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 मतलब -2 आ सकता है, और -2 से लेस नंबर नहीं आ सकते। बात समझ गए मेरी? -2 से लेस नंबर नहीं आ सकती है। सेकंड वर्ड आप ये कह सकते हैं -2 आ सकता है, बाकी नंबर आप चेक कर लें। इसमें -2 से छोटा नंबर लेके देख लें, -3, उसमें नहीं आएगा। -1 लेंगे तो वो आ जाएगा। तो जब मैं इन शॉर्ट फॉर्म डोमेन राइट करूँगा, जब मैं डोमेन ऑफ जी राइट करता हूँ, जो मेरा फंक्शन का नाम था, उसमें देखिए -2 आता है। -2 आता है तो इसका मतलब या मैंने क्लोज इंटरवल यूज़ करना है, और सारे ज़ीरो आता है, ठीक है। -1 भी इनपुट होती है, ठीक है। हमारा 1 भी पुट होता है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव नंबर सारे इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए ये -2 से लेकर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल आता है। अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ, मैंने -2 के साथ क्लोज इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि हमने -2 इसमें पुट कर सकते हैं, और -2 से आगे देखें तो -1 है, वो इसमें इंक्लूड है। लेकिन -2 से पीछे आते हैं तो -3 इसमें इनपुट नहीं हो सकती, इसलिए वो डोमेन में शामिल नहीं हुआ। अब सेकेंड नंबर हमने निकालनी है इसकी रेंज। जब रेंज निकालेंगे तो हमारे पास देखें तो हमारे पास जो ज़ीरो आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर पॉजिटिव सारे आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें नेगेटिव आंसर नहीं आ सकते। तो इसलिए मैं नेगेटिव नहीं लिखूंगा, यहाँ पे ज़ीरो लिखूंगा, और उसके साथ मैं लगाऊंगा अपना क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। और इसी के साथ आपका ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें ना डबल फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास x लेस देन और इक्वल टू -2 है। मैं इसको ज़रा लिखता हूँ अभी, x लेस देन और इक्वल टू -2, इसको ना हम कन्वर्ट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, लाइक दैट। दिस क्या मतलब है, x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 6x इज लेस देन और इक्वल टू -12 आ गया। दोनों साइड पे +7 कर देंगे तो ये 6x + 7 लेस देन और इक्वल टू -12 + 7। इसका मतलब ये बन गया 6x + 7 लेस देन और इक्वल टू -5। इसी तरह से अब सेकंड फंक्शन लिखते हैं, जो सेकंड कंडीशन थी हम वो उसको लिखते हैं। वो हमारे पास है जी x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2। अब देखें यहाँ पर x के साथ -3 है, तो जब -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये -3x लेस देन +6 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। अब +4 करना है, इधर भी +4 कर दिया और राइट साइड पे भी प्लस का 4 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 4 - 3x लेस देन 10। अब दोनों कंडीशन को मर्ज करना है आपने। जब दोनों कंडीशंस को मर्ज करेंगे तो मैं इस कंडीशंस की बात करता हूँ, इसका मतलब जो ये सेकंड फंक्शन है जो कि लेस देन 10 है, इसमें सारी वो वैल्यूज़ ऐड होंगी जो 10 से लेस होंगी, 10 से क्या होंगी, लेस होंगी, ठीक है। ये समझें, इसकी मैं रेंज निकाल रहा हूँ, रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे मैं। तो जब इसकी रेंज की बात की जाती है तो हमारे पास ये सारी वैल्यू 10 से लेस होंगी। जब 10 से लेस जाएंगे तो 10 से लेस क्या आता है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जब 1 से नीचे आते हैं तो ये 0, -1, -2, -3, -4, -5, और दूसरी कंडीशन में देखो वो फिर -5 से लेस है, तो इसका मतलब ये सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएगी। देखिए यहाँ पर +10 तक ही रहेगी, बात समझ गए मेरी? तो लेकिन सॉरी, इसमें जस्ट लेस देन है, इसमें 10 भी इंक्लूड नहीं होगा। ये हमारे पास होगी इसकी रेंज। अब बात कर लेते हैं डोमेन की। डोमेन में देखें तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज डैट मेरे पास सिर्फ ये क्वेश्चन है
6x+7, तो आप x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4 - 3x, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू कुछ भी सब्सिट्यूट कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या बात है। तो डोमेन जो है हमारे पास कुछ भी आ सकती है, या मैं आंसर राइट करता हूँ इसके। डोमेन ऑफ जी फंक्शन है, वो डोमेन तो हमारे पास -∞ से लेकर +∞ कोई नंबर भी आ सकता है, बट जो रेंज है वो फिक्स होती है यहाँ पे, क्योंकि -∞ तक नंबर आ सकते हैं, बट उधर से नंबर 10 तक का आएंगे। अगर 10 तक, सॉरी 10 इसमें इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल है। और यही आपका इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x-5। अच्छा, अब जो एब्सोल्यूट है ना, ये वाला, इसका मतलब ये था कि इसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू हो ना, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, तो वो पॉजिटिव में आंसर आएगा, और अगर पॉजिटिव हो देन तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मेरे पास इनपुट यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो आउटपुट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। जब ये पॉजिटिव होगी तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स आएंगे। मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको देता हूँ। लाइक दैट दिस, आप ये देखें कि हमारे पास, हम ना ज़ीरो पुट कर लेते हैं। जब ज़ीरो पुट करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है एब्सोल्यूट ऑफ -1, जो कि +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूँ, प्लस का 5, तो 5 - 5 एब्सोल्यूट ऑफ ज़ीरो, जो कि ज़ीरो आ जाता है। अगर -5 पुट कर लें तो -5 जो कि -10 है, और ये एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो ये प्लस का 10 बच जाए। तो बात बताने का मतलब ये है, इनपुट हमारे पास कुछ भी हो सकती है, लेकिन आउटपुट या तो ज़ीरो होगा या फिर उसकी पॉजिटिव नंबर होगी। तो यहाँ पे इसकी डोमेन लिखी जाएगी, डोमेन ऑफ जी फंक्शन। वो हमारे पास देखें तो इनपुट हमारी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट जो रेंज हमारे पास मौजूद है वो हमने कहा या तो ज़ीरो होंगे या फिर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ तो ओपन इंटरवल आता है, लेकिन ज़ीरो बजाते खुद एक नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। सो यही था आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, जिसमें एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+2/3 - x। ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, तो ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+2/-x+3 आते हैं। अब आप देखें, अगर जब फ्रैक्शन फॉर्म वाले क्वेश्चंस आते हैं तो डिनोमिनेटर में, किसकी बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में अगर x की जगह पर प्लस का 3 लगा दिया जाए तो वो बन जाएगा -3। -3 और +3 क्या हो जाएगा, 0। मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा कि x की जगह पे हम 3 लगाते हैं, ऊपर आ जाएगा 3+2, नीचे आ जाएगा -3+3, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 0, जो कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उसको फिर हम लिखते हैं अनडिफाइंड। बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x = 3। इसके अलावा आप कोई भी नंबर पुट करके देख लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसके हम डोमेन लिखेंगे उसमें फिर हम इसको निकाल देंगे, मतलब इसके अलावा आप कोई भी इनपुट कर सकते हैं। डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू, कोई भी रियल नंबर आ सकता है बट उसमें 3 नहीं आ सकता, तो उसको हम लिख देते हैं। ये मैंने इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखा है, मैं आपको सेंटेंस की फॉर्म में भी लिखवा देता हूँ लास्ट में। सेकेंडली, अब मुझे निकालनी रेंज। जब रेंज निकालनी है तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। आपने देखना है यहाँ पर जो वेरिएबल है वो भी लीनियर है, ऊपर भी लीनियर है और नीचे भी लीनियर है, पहली कंडीशन ये। सेकेंडली, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है। न्यूमिनेटर का कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट लिखना है, तो क्या आएगा, ऊपर 1 नीचे -1, तो क्या बन जाएगा, -1। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी रेंज के अंदर -1 नहीं आ सकता, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी। अगर सपोज डैट, मैं एग्जांपल देता हूँ एक और, हमारे पास क्वेश्चन होता जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 डिवाइडेड बाय -x+4, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं रेंज की बात कर रहा था, ऊपर कितना है, 2 है, नीचे कितना है, -1 है, तो इसका मतलब इसकी रेंज में -2 नहीं होगा।
बात समझ में आ गई? तो ये इसका मतलब ये था कि आपके पास जब लीनियर फॉर्म बनती है तो लीनियर के अंदर आप उसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं रेंज के लिए। तो मैं यहाँ पे रेंज भी राइट कर देता हूँ इसकी। जो रेंज ऑफ फंक्शन है या जी है वो हमारे पास सारे रियल नंबर्स होंगे, बट उसके अंदर मैंने क्या बताया, -1 नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन ऑफ फंक्शन जी इज इक्वल टू set of real numbers except 3। और रेंज में आप लिख सकते हैं set of real numbers except -1। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी लिख लें, दोनों तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नंबर 5, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और यहाँ पे मैं फंक्शन राइट कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। कहता है इस फंक्शन को यूज़ करना है और दो कंडीशन की हुआ है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि f इंटू टू, यानी कि अगर फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट करें तो पूरी वैल्यू जो है वो -3 की इक्वल होगी। इसी तरह से f इंटू -1, यानी फंक्शन में अगर -1 पुट करें तो वो पूरी वैल्यू जो है वो 0 की इक्वल होगी। इन दोनों कंडीशन को यूज़ करना है। तो पहली कंडीशन ये यूज़ करता हूँ कि x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, क्योंकि मैं ये बात डिटेल से बयान कर चुका था। थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि f इंटू टू का मतलब है f इंटू एक्स, और देन यहाँ से f के इक्वल है तो x किसके इक्वल है, 2। तो यही कॉन्सेप्ट हम पीछे कर चुके हैं बार बार, तो इसलिए यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 पुट करेंगे फंक्शन के ऊपर। तो याद आएगा f इंटू टू इज इक्वल टू 2 माइनस a इंटू टू स्क्र प्लस b इंटू टू प्लस 1। 2 जितना होता है 8 माइनस a इंटू टू 4 प्लस 2b प्लस 1। अब जो 8 और ये प्लस 1 है, ये दोनों ऐड हो सकते हैं आपस में, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। 9 माइनस 4a प्लस 2b। अब इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो ये किसके इक्वल था, f इंटू टू के। अब जो मेरे पास कंडीशन थी मैं वो राइट कर रहा हूँ। मेरे पास कंडीशन ये थी कि जो f इंटू टू है ये पूरी वैल्यू इज इक्वल टू -3 है। तो मैं यहाँ उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देता हूँ f इंटू टू की। वो कितनी आई थी हमारे पास, 9 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3। ये प्लस का 9 उस साइड पे देखिए तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो -4a प्लस 2b -3 -9। सो -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12। इसमें देखिए -2 कॉमन ले लें तो याद देगा 2a माइनस b इज इक्वल टू -12। तो यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई -2। सो 2a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल और 2 6 आर 12, यानी कि ये इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इससे आगे सॉल्व नहीं होता, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सो दोबारा से फिर फंक्शन राइट करते हैं, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी गिवन है। मेरे पास यहाँ पे फंक्शन आ गया और फंक्शन में x की जगह पे पुट करना है हमने -1, जो कि 0 के इक्वल दिया होगा। तो ये सब्सिट्यूट करता हूँ, x इज इक्वल टू -1 f इंटू -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 और प्लस 1। -1 की पावर 3 बेसिकली -1 होता है और -1 की पावर 2 +1 होता है। तो ये -b और ये +1,
तो यहाँ पे देखें तो ये +1 और -1 कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास आ गया -a+b, सॉरी -a-b, ये इज इक्वल टू आ गया f इंटू -1। अब ये कंडीशन गिवन थी कि f इंटू -1 ज़ीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब जो -a-b है ये भी ज़ीरो के इक्वल है। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा a+b विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये समझे मैंने -1 कॉमन ले लिया, -1 राइट साइड पे डिवाइड होगा, तो a+b इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर -1। तो यहाँ से देखें तो a+b जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो बन गया। अब इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये थी इक्वेशन नंबर 1, यहाँ साइड पे थोड़ा सा गाइड करता हूँ लिख के। और ये थी इक्वेशन नंबर 2। अगर आप देखें दोनों इक्वेशंस के अंदर तो b दोनों सेम है, वो भी 1b है, वो भी 1b है, बट एक तो पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में। तो यहाँ मैं सेंटेंस लिखता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास 2a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू 6 और a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये -b प्लस बी कैंसिल हो गए, a प्लस ए कितना हो गया हमारे पास 3a, सॉरी 2a प्लस ए इज इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई और a के साथ राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, सो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2। ये हमारा इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाला। अब मुझे फाइंड करना है b, तो इसको मैं सेकंड वाली में या फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ मेरा दिल करे मैं इसको पुट कर सकता हूँ। मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में बाय पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 थी a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a की जगह पे 2 आ गया प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ गई वो -2 आ गई, और हमने क्वेश्चन में a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमारा आंसर आ गया। मैं यहाँ पे साइड पे दोबारा लिख के बता देता हूँ, जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 था, तो a की जगह पे 2 लगाया था मैंने इसमें। ओके, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कहता है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ना एक हाइट है जो कि 60 मीटर है। ये समझ लें ये ग्राउंड है आपका, ये हिस्सा ग्राउंड का है, साइड पे लिख भी देता हूँ। और ये जो है ना इसकी हाइट वाला पॉइंट है। तो ग्राउंड से लेकर ये जो हाइट आपके पास मौजूद आती है, या इसका हाइटेड पॉइंट कह सकते हैं आप, वो 60 मीटर है। अब क्वेश्चन ये है कि जो हाइट है वो एच से रिप्रेजेंट हो रही है, यानी एच जो है वो हाइट को बयान कर रहा है, और जो एक्स है वो सेकेंड यानी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइट और टाइम के दरमियान ना एक कॉम्बिनेशन या एक फार्मूला कह सकते हैं वो यूज़ होता है, वो ये दिया हुआ है। मैं इस फार्मूले को राइट करता हूँ सबसे पहले। तो मेरे पास फार्मूला है वो है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x²। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, फर्स्ट पार्ट के अंदर भी पार्ट ए है, वो कहता है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन। हमने हाइट निकालनी है स्टोन की व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी टाइम हमारे पास है 1 सेकेंड का। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ राइट करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, यहाँ फार्मूले में सब्सिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, सो एच इंटू 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1²। तो देन एच इंटू 1 याद देगा 40 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, सो 40 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 30 मीटर। ये इसका आंसर आ गया।
अब सेकंड पार्ट देखें तो वो भी यही बयान करता है कि उसमें अब जो टाइम है वो 1.5 है, एक्स चेंज कर दिया उसने। तो यहाँ मैं बी पार्ट राइट करता हूँ उसका, एक्स इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, टाइम बढ़ा दिया उसने। अब उसमें क्या करते हैं, एच इंटू एक्स की जगह पे 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 और देन इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.5, 1.5 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 2.25 आता है, और ये आ जाएगा 40 माइनस, जब 2.25 को 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 22.5 आता है। कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी आई थिंक सबको। और जब इसको हम माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 17.5 मीटर। ये हाइट तब आनी है जब टाइम 1.5 सेकेंड का होगा। अच्छा, अब लास्ट कंडीशन देखें, कहता है कि व्हेन, कब, डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब देखें, जब स्टोन यहाँ पे मौजूद है, सपोज दैट 60 मीटर की हाइट पे मौजूद है, जब ये ग्राउंड पे चला जाएगा, अब हमने टाइम मालूम करना है कितने टाइम में वो जो है वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो अब जो 60 मीटर हाइट थी, अब वो हाइट हो गई ख़त्म। तो इसका मतलब हमारे पास हाइट आ गई ज़ीरो। हमारे पास हाइट क्या आ गई, ज़ीरो। जब हाइट ज़ीरो आ गई है तो इसका मतलब फिर मैं फार्मूला राइट करता हूँ यहाँ पे। मेरा जो फार्मूला था वो था एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्र। तो यहाँ पे अब जो हाइट है वो ज़ीरो हो गई है, क्योंकि हमारे पास वो ज़मीन पे आ चुका है, तो हाइट नहीं होगी। तो हाइट की वैल्यू जब ज़ीरो लगाते हैं तो ज़ीरो इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्र। सो कैलकुलेट हमारे पास आता है जी, माइनस का 10 एक्स स्क्र इस साइड पे प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 40 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 10। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्योंकि जब इसको डिवाइड करते हैं तो जीरो से जीरो कैंसिल। जब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, राइट। बट क्योंकि ये टाइम है, टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने इसके साथ फिर प्लस माइनस रिमूव कर दिया। तो मेरे पास ये 2 आ गया और ये 2 सेकेंड बन जाएगा। और इसी के साथ आपको इसका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, लाइन टेस्ट। बेसिकली ये जो टेस्ट यूज़ किया जाता है, ये हम किसी भी इक्वेशंस को चेक करते हैं क्या उनकी मदद से वो ग्राफ है, यानी कि वो जो ग्राफ उसका बनाया जाता है उस इक्वेशंस का, क्या वो फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए एक टेस्ट करते हैं, इसे वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, जो इक्वेशंस गिवन होती हैं उसका आप ग्राफ बनाते हैं। लाइक दैट हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो ग्राफ बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर एक ब्लैक लाइन ड्रॉ हुई है जो वर्टिकल फॉर्म में मौजूद है। जैसे ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये दो लाइन्स ड्रॉ करके दिखा दी उसने। कहता है कि अगर आप किसी भी ग्राफ में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को दो जगह पर इंटरसेक्ट करती है, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे ये देखें, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट हुई और यहाँ पर भी इंटरसेक्ट। जब कोई भी ग्राफ इस वर्टिकल लाइन को दो जगह पर इंटरसेक्ट करता है, वो ग्राफ फंक्शन नहीं होता। ये बेसिकली डेफिनेशन थी। और यहाँ पर देखें तो डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बात। कहता है कि अ वर्टिकल लाइन टेस्ट इज़ अ मेथड यूज टू डिटरमाइन वेदर अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन, एक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है या नहीं। सो अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ मोर देन वंस। ये चीज़ काम की थी जो मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दी है, कि जब भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को एक पॉइंट से ज़्यादा इंटरसेक्ट नहीं करती, इफ़ एनी वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू द ग्राफ मोर देन वंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये डिफरेंट एग्जांपल जैसे मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया आपके पास वही है। टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पास है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट टाइप हमारे पास है वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन जिसका सेकंड नेम है इंजेक्टिव फंक्शन। ये क्या होता है बेसिकली, ये इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर
एक वैल्यू इनपुट करते हैं और उसके बिल्कुल उसको कैलकुलेशन करने के बाद उसका एक आंसर आता है। फिर आप एक और वैल्यू पुट करते हैं, उसका फिर एक आंसर आता है। इस तरह जितनी वैल्यूज पुट करते हैं उसके उतने ही आंसर्स आते जाएंगे। तो बेसिकली वो फंक्शन कहता है कि वन टू वन होगा इफ डिफरेंट इनपुट्स प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट्स, सेम लाइक दैट, दैट इज इफ। अच्छा, यहाँ पर ये इन वन टू वन फंक्शन में चीज़ें यूज़ होनी है कि अगर आप कोई भी वैल्यूज़ कोई भी यानी आपके पास जो आंसर्स आते हैं एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू, आपने दो इनपुट की, एक्स वन इनपुट किया तो एफ ऑफ एक्स वन आंसर आ गया, आपने एक्स टू पुट किया देन फिर एफ ऑफ एक्स टू आंसर आ गया, दो आंसर आ गया ना। वो दोनों आंसर अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक्स वन यानी जो आपने इनपुट्स की दोनों वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। ये वन टू वन की कंडीशन होती है। इसकी मैं बात ना डिटेल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखें जो एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि 5x+7 है। ये हमारे पास है जी 5x+7। अगर इसमें मैं एक फंक्शन x1 पुट करता हूँ तो वो 5x1 होगा, इज इक्वल टू अगर सेकेंड फंक्शन पुट करता हूँ तो 5x2+7। यानी मैंने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर एक दफ़ा एक्स वन पुट कर दिया और एक दफ़ा एक्स टू पुट कर दिया और हमने कहा दोनों फंक्शन आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो ये जो हम क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट करते हैं, यानी कि 5x1 इज इक्वल टू 5x2+7 ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट पीछे जो बच जाएगा 5x1 इज इक्वल टू 5x2। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई आ रहा है उस साइड पे, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5x2/5 ये भी कैंसिल हो गया। सो आप देख सकते हैं x1 और x2 आपस में इक्वल होंगे। अगर दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल है इट्स मीन उसकी जो इनपुट्स हुई थी वो भी आपस में इक्वल होंगी, और यही कंडीशन है वन टू वन फंक्शन की। ये जब आप किसी भी क्वेश्चन को चेक करना होगा ना कि हमारे पास वन टू वन फंक्शन है या नहीं है, या इंजेक्टिव है या नहीं है, तो इसका यही रूल होगा। हम क्या करेंगे, x1 और x2 उनकी जो फंक्शंस की वैल्यू होंगी उनको आपस में इक्वल रखेंगे और फिर चेक करेंगे क्या उसकी इनपुट भी सेम है। अगर इनपुट भी सेम होगी तो इसका मतलब वो फंक्शन वन टू वन होगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। अच्छा, ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन ये होता है कि जो हमारे पास रेंज होती थी जिसके लिए हम एक कोड डोमेन का वर्ड यूज़ करते थे, रेंज होती थी उसमें प्री इमेज होती थी। प्री इमेज होने से मुराद ये होता था कि फर्स्ट सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ ये मैप कर रहा होता था। यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, फंक्शन एफ इंटू एक्स टू वाई फंक्शन है इज कॉल्ड ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन, सेकेंड नेम सब्जेक्टिव भी है। इफ एवरी एलिमेंट इन द कोड डोमेन मैंने बताया सेकेंड सेट जो कि रेंज होती थी हमारे पास, हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज। प्री इमेज से मुराद ये होता था उसने किसी ना किसी को वैल्यूज देता जाए आपको इन द डोमेन एक्स, यानी फर्स्ट सेट में कोई ना कोई वैल्यू मौजूद हो। जैसे उसने लिखा एक फंक्शन है, यहाँ से एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन है जो कि हमारे पास है 2x+y, ठीक हो गई बात, ये हम कंसीडर करते हैं, हमें पता है ये y की इक्वल है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया और यहाँ से x निकाल लिया। जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x+3, ये प्लस का 3 इस साइड पे माइनस का हो गया और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, y-3/2। अच्छा, अब ये है क्या बेसिकली, देखो ये जो फंक्शन था, ये जो मैंने स्टार्ट में लिखा था y इज इक्वल टू ये वाला, इसमें इनपुट जो होती थी वो x थी, जो आउटपुट थी वो y थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोड मेन वैल्यूज थी वो y वाली थी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है इनपुट y है और आउटपुट जो है वो x है, यानी उसका इन्वर्स फंक्शन। बेसिकली जो मैंने काम किया है ना, ये इन्वर्स फंक्शन होता है। और यहाँ पर देखें तो y की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू -1 आती है कैलकुलेशन करने के बाद। अगर y की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं x की वैल्यू -1/2 आती है। y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोड डोमेन जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आ रही है जो कि फर्स्ट फंक्शन में मौजूद है। तो यहाँ पे चीज़ आपने याद रखनी है, जब आपने ऑन टू फंक्शन चेक करना होगा तो आपने उसको इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करके देखना होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टाइप हमारे पास है बाइजेक्टिव फंक्शन। ये आगे शायद आपको समझ ना आ रही है बात, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पर ये बात डिटेल से एक्सप्लेन कर लेंगे दोबारा से। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर ऑन टू भी होता है और वन वन दोनों चीज़ें मौजूद हों, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है।
अच्छा, पीस वाइज फंक्शन ये वैसे बेसिकली मैं आपको वो करवा चुका हूँ डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस के अंदर। बस इसके अंदर आप इतनी सी बात याद रखें कि जिसमें दो कैटेगरी कंबाइन मौजूद होती है, लाइक दैट दिस, जिसमें कर्ली ब्रेसेस वाला फंक्शन यूज होते हैं। ये क्या लिया कहता, पीस वाइज फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय डिफरेंट एक्सप्रेशंस और पीसेस। यानी इसको डिवाइड किया था ओवर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ इट्स डोमेन, ईच पीस अप्लाइज टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डोमेन, जो स्पेसिफिक डोमेन रिप्रेजेंट करवा रही होती है। सो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फंक्शन राइट करता हूँ, जो कि मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-5। कहते हैं आपने फर्स्ट पार्ट दिया होगा, इसमें 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन की। मैं अभी फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा ताकि वो साथ साथ लिखता जाऊंगा। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, हमें इसकी डोमेन भी निकालनी है, हमें उसकी रेंज भी निकालनी है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप डोमेन देखें, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वो कुछ भी आ सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी 1 लगा दें, पॉजिटिव लगाएं तब भी आंसर आता है, नेगेटिव लगाएं तब भी आंसर आता है, जीरो लगाने से तब भी आंसर आता है। अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 3x-5, अगर ज़ीरो लगाते हैं तो 3 × 0 - 5, यानी 0 - 5 तो -5, आंसर आ गया ना। अगर 1 लगाते हैं, f × 1, 3 × 1 - 5, इसको कैलकुलेट करते हैं तो -2 आता है। और f × -1 लगाते हैं तो 3 × -1 -5, जो कि -8 हो जाएगा। तो इस तरह ये नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो इसकी इनपुट कुछ भी हो सकती है। जब कुछ भी हो सकती है उसका मतलब क्या होता था, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक इनपुट है। रेंज, रेंज भी इन क्वेश्चंस में इतना प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक हो, इसका आंसर जीरो भी आ सकता है। तो रेंज भी क्या बनती है इसकी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ये इसकी डोमेन और रेंज होगी। क्योंकि डोमेन रेंज जब भी निकालनी होती है सिंपल फंक्शंस की, तो आप क्या करते हैं कि उसको आप इनपुट चेक करके देखते हैं, उसमें पॉजिटिव नंबर ऐड होते हैं, नेगेटिव ऐड होते हैं, और जीरो ऐड करने से कोई ना कोई आंसर आना चाहिए रियल नंबर का। नंबर 2 हमारे पास है, हमने चेक करना है 1 to 1 है या नहीं है। तो हमारा फंक्शन जी, जो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-5 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-5। मैंने आपको बताया था, इसको जस्टिफाई करने का, इसको चेक करने का एक ही ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर एक दफ़ा x1 सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3x1-5, और दूसरी तरह हम पुट करेंगे x2, जो कि हमारा फंक्शन बन जाएगा 3x2-5। अब अकॉर्डिंग टू वन फंक्शन हमें पता है कि f × x1 इज इक्वल टू f × x2, ये आपस में क्या है, इक्वल है। जब इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये 3x1-5 इज इक्वल टू 3x2-5। इसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमने प्रूव करना है कि x1 और x2 आपस में इक्वल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप देखें कि हमारे पास 5 जो है राइट साइड पे देखेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि प्लस का 5 और माइनस का 5 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखें तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2 है। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3x2/3, और इससे ये फ़ायदा होगा 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद पता चला कि x1 और x2 भी आपस में इक्वल है। तो हमारे पास फंक्शन की कंडीशन ये थी कि अगर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 आपस में इक्वल है, तो उसको सॉल्व करने के बाद इस कंडीशन को यूज़ करेंगे और प्रूव करेंगे x1 इज इक्वल टू x2 भी आपस में इक्वल है। जब ये चीज़ पूरी हो जाती है तो हम लास्ट पे लिखते हैं यस, हमारे पास जो फंक्शन था, द फंक्शन इज 1 to 1 because equal outputs implies
इक्वल इनपुट्स। वही बात होगी जब हमारी फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू था, तो उससे हमने ये जज किया कि एक्स वन एक्स टू भी आपस में इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो वन टू वन। जो हमारे पास पार्ट नंबर थ्री है, इज द फंक्शन एफ ऑन टू इफ द कोडमेन इज ऑल रियल नंबर्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑन टू के लिए आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको हमने इन्वर्स बनाना होता है। अगर मैं बात करूँ हमारे फंक्शन की, तो वो है 3x-5। तो मैं फंक्शन राइट करता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-5 है, ठीक है। और अगर मैं रेंज की बात, दो कोड मेन बेसिकली रेंज ही होती है, बार बार बात कुछ किया कि रेंज जो है ना इसकी रियल नंबर्स है। तो अब हमने चेक करना है क्या इसकी डोमेन के अंदर भी सारी आती हैं वैल्यू से नहीं आती, तो उसके कहने हमने कहा था इसको इन्वर्स बनाना है। तो हमें पता है कि जो y होता था बेसिकली वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, y इज इक्वल टू 3x-5। तो माइनस का 5 इस साइड पे क्या हो गया, प्लस का 5, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये चीज़ नोट करें आप, x इज इक्वल टू वाई प्लस 5/3। पहले क्या होता था, हमारा जो था वो x जो था वो इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और y डिपेंडेंट था। अब ये उल्टा हो गया, उसका इन्वर्स हो गया। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो x की वैल्यू आती जाएगा, y की वैल्यू 1 लगाते हैं तो 1+5 6/3 2, x की वैल्यू 2 आती है। अगर इस तरह हम लगाते हैं इसके अंदर 2 लगाते हैं तो 7/3 आएगी, अगर 3 लगाते हैं 8/3 आएगी, अगर 4 लगाते हैं तो वो एक्स की वैल्यू 3 आएगी। तो इस तरह हमारे पास ये बात प्रूफ होगी कि आप कोई भी कोड मेन लगाते हैं तो हमारे पास डोमेन फाइंड होती है। तो हमने कहा था ना उसमें प्रीवियस सेट के साथ या प्रीवियस के साथ कोई ना कोई इसमें वैल्यूज मौजूद होनी चाहिए, ठीक है कि बात यहाँ पर। सो यहाँ पर ये बात वेरीफाई होगी हमारी कि अगर हमारे पास कोड में रियल नंबर्स पे डिपेंड कर रही होती है तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपका आंसर भी बन जाएगा, यस द फंक्शन इज on to when the code main is all real numbers। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है जिसमें लिखा हुआ फंक्शन R2R है, बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। हमारा जो मेन काम है वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन के साथ है। मैं वो लिखता हूँ, वो मेरे पास है जी 2x-3/x+1। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हमने डोमेन लिखनी है। अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ तो हमने कहा था कि इसके डिनोमिनेटर को चेक करना होता है जो कि इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। हालांकि हम ज़ीरो भी ले सकते हैं, तो बात तो एक ही है कि मतलब x की वैल्यू वो वाली नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू लगा दिया। तो यहाँ से x लेते हैं तो x इज़ नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब डोमेन के अंदर जो है ना वो x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा। जब इसके मैं डोमेन लिखूंगा तो आपको बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। रेंज के लिए हमने कहा था कि हम उसकी कोड में निकालते हैं, अभी हमने मेथड पढ़ा और पीछे भी डिस्कस किया चीज़ों को, तो हमारे पास इसका हमने इन्वर्स फंक्शन लेना होता था। तो यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि y इज़ इक्वल टू 2x-3/x+1 आता है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो होता है y के इक्वल होता है। सो y इंटू x+1 इज इक्वल टू 2x-3। क्योंकि पहले मेरे पास y था, अब मुझे x निकालना है, इसलिए ये डिवाइड और इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा दी। तो ये y को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ ब्रैकेट के साथ, तो XY प्लस वाई आ गया हमारे पास। और यहाँ पर देखें तो वेरिएबल एक एक्स वाली वैल्यू सेपरेट करते हैं, एक्स वाई और माइनस का 2x हो जाएगा हमारे पास, और साथ ये इज इक्वल टू माइनस का 3 और साथ माइनस का y। इन दोनों में से देखें तो x कॉमन है और ब्रैकेट में आ गया y-2 इज इक्वल टू -3 और -y। अगर आप नेक्स्ट देखें, क्योंकि हमने x निकालना था, तो वो हमारे पास आ गया -3 -y डिवाइडेड बाय y-2। अब जो है ना ये कोड मेन की फॉर्म बन चुकी है। तो अभी वही बात आ जाती है हमारे पास, इसका जो डिनोमिनेटर है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए ना। तो यहाँ से y इज़ नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कोड मेन में 2 नहीं आ सकती। तो अब मैं यहाँ पे इसके आंसर्स राइट करता हूँ।
डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो गिवन है उसमें सारे रियल नंबर आएंगे, बट मैंने कहा था उसमें से -1 नहीं आ सकता। और जब रेंज की बात करेंगे, रेंज के अंदर भी सारे रियल नंबर हो सकते हैं, होंगे, लेकिन उसमें 2 नहीं हो सकता। तो ये जो मैंने पैटर्न बताया ना, ये आप इसको रफ कर लें साइड पे, और बस जो मैंने ग्रीन कलर के साथ लिखा हुआ है यही इसका आंसर है। इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है कि हमने चेक करना है कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है या नहीं है। अभी मैंने कहा था जब ऑन टू हमारे पास होता था, तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है जी 2x-3 ओवर x+1 है। ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, इसका इन्वर्स निकालते थे। अब जब इन्वर्स निकालते हैं तो ये मैंने पिछले पार्ट में इन्वर्स सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सारा मैंने इन्वर्स सॉल्व किया था हमें इसकी रेंज निकालने के लिए। तो इसी को मैं यहाँ से सबको कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला यहाँ तक, और यहाँ पर इसको मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको बात समझ आ जाए। आप देखें जी, आप देखें क्योंकि हमने इन्वर्स निकालना होता है तो हमने इन्वर्स डिटेल से निकाल लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, जब ये फ्रैक्शन फॉर्म वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। आप देखें यहाँ पे y है और यहाँ पर भी y है, ठीक है की बात। अब जब y की वैल्यू इनपुट करते हैं, लाइक दैट दिस, अगर मैं y की वैल्यू सपोज दैट 1 पुट करता हूँ, जब मैं 1 पुट करता हूँ तो हम कहते थे कि जब y की वैल्यू जो भी पुट की जाए, सो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आनी चाहिए, बिल्कुल आती है। बट अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, अब 2 पुट करने से क्या प्रॉब्लम आता है देखिएगा ज़रा, -3 -2 डिवाइडेड बाय 2 - 2, ऊपर आ गया -5, नीचे आ गया 0 जो कि अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इसका इन्वर्स निकाला और कोड डोमेन के अंदर वाई के अंदर कोई वैल्यू पुट की, हमने कहा था जो भी वैल्यू पुट की जाए एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। बट 2 एक ऐसी वैल्यू है जो पुट करने से एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही, जिस वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इसको सिंपल हम आंसर की फॉर्म में लिख देते हैं। हम लिख देंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास मौजूद है इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। F of x is not a onto function। ओके क्लियर। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, हमने प्रूव करना है कि जो हमारा फंक्शन है ना वो 1 to 1 है। मैं अगेन दोबारा से फिर फंक्शन राइट करता हूँ जो कि मेरे पास दिया हुआ है 2x-3/x+1। हमने कहा था हमने इस फंक्शन के अंदर एक दफ़ा x1 पुट करना है जो कि एफ ऑफ x1 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x1-3/x1+1, और एक दफ़ा इस फंक्शन के अंदर हमने x2 पुट करना है, तो ये बन जाएगा 2x2-3/x2+1। फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने कहा था कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 होता है। दोनों की वैल्यू लगाते हैं, ये आता है 2x1-3/x1+1 इज इक्वल टू 2x2 -3/x2+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, लाइक दैट दिस। तो ये 2x1-3 मल्टीप्लाई होगा x2+1 से, और 2x2-3 मल्टीप्लाई होगा x1+1 से। कैलकुलेशन कर रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। 2x1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है 2x1 और x2 प्लस 2x1, -3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -3x2-3। इस तरह यहाँ पे 2x2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2x1 और x2 प्लस 2x2 -3x1-3। अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x1 x2 प्लस 2x1 -3x2-3। अगर मैं
इस वैल्यू की बात करूँ और इस वैल्यू की बात करूँ, इन दोनों को लेफ्ट पे लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा -2x1 x2 और ये प्लस का 3, बाकी जो वैल्यू बच जाएगी वो आएगी 2x2 -3x1। इसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये माइनस की वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू कैंसिल, ये -3 और ये +3 भी कैंसिल। सो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बची वो आई है 2x1 -3x2 इज इक्वल टू 2x2 -3x1। अब x1 को सेपरेट कर लेते हैं तो ये माइनस वाला जो होगा इस साइड पे प्लस का 3x1 हो जाएगा, और जब x2 जो कि लेफ्ट साइड पे माइनस का 3 था राइट साइड पे कन्वर्ट किया तो वो प्लस का हो गया। ये 5x1 इज इक्वल टू 5x2। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, तो 5 से 5 भी कैंसिल। तो यहाँ से ये बात प्रूव होगी कि x1 जो है वो x2 के इक्वल है। जब x1 x2 के इक्वल है इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो 1 to 1 है। हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड फंक्शन इज 1 to 1, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हमने एक फंक्शन दिया हुआ है जो आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव है। देखें आर का मतलब रियल नंबर्स था हमारे पास, पॉजिटिव का मतलब है उसमें पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, इसमें नेगेटिव रियल नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। अब जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है वो एफ ऑफ एक्स है, जो कि हमारे पास है ई रेज की पावर -x है। हमने प्रूव करना है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुआ था, बट जब मैंने डेफिनेशंस करवाई हैं इसकी स्टार्ट में लेक्चर के तो वहाँ मैंने बताया था बाइजेक्टिव का मतलब हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, जो कि हमारे पास 1 to 1 भी होता है एंड हमारे पास ऑन टू भी होता है। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा, जहाँ पर बाइजेक्टिव का वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब हमने ये दोनों चीज़ें चेक करनी जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन से चेक करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 to 1 चेक कर लेते हैं। अब 1 to 1 के लिए हमने कहा था कि हमने तो फंक्शन में एक दफ़ा x1 पुट करना है और एक दफ़ा x2 पुट करना है। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ f इंटू x1 विच इज़ इक्वल टू ई रेज की पावर -x1। फिर मैंने पुट करना होता है x2 विच इज़ इक्वल टू ई रेज की पावर -x2, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता होता है कि 1 to 1 के अंदर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ई की पावर -x1 इज इक्वल टू ई रेज की पावर -x2। अब यहाँ पर ना वो लास्ट ऑफ एक्सपोनेंट वाला रूल अप्लाई करते हैं कि व्हेन बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट आर इक्वल, तो वो वाला कॉन्सेप्ट। तो वहाँ से -x1 इज इक्वल टू -x2, और देन ये माइनस से माइनस भी कट गया आपके पास। तो यहाँ से x1 किसके इक्वल आ गया x2 के, क्योंकि वो -1 मल्टीप्लाई और अदर साइड पे डिवाइड होगा तो डिवीजन की फॉर्म में माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो यहाँ से ये बात प्रूव होगी कि हमारा जो फंक्शन है ये 1 to 1 है। फंक्शन क्या होगा हमारा 1 to 1। अब हमें चेक करना है इसमें ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, हम इसका इनवर्स फंक्शन बनाते थे। पहले मैं फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर -x है। और आपको पता है एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम y लगाते थे और y इज इक्वल टू क्या आता था, ए रेज की पावर -x। सो नेक्स्ट देखें, हमें इसकी पावर रिमूव करनी है तो हम दोनों साइड पे लॉग ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नेचुरल लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड पे, इस साइड पे भी नेचुरल लॉग ले लिया, और अकॉर्डिंग टू पावर रूल जो पावर सॉरी अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम रूल पावर शुरू में आ जाती है और नेचुरल लॉग ऑफ ई आ जाता है, ये नेचुरल लॉग ऑफ वाई। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखें ये नेचुरल लॉग ऑफ, जब मैं यहाँ पे ई लेता हूँ किसकी इक्वल आ गया 1 के। नेचुरल लॉग लेने का मकसद यही था कि ई रिमूव हो जाए हमारा, ठीक हो गया बात। अगर मैं सिंपल लॉग लेता हूँ कॉमन लॉग, आप देखें वो कोई ना कोई वैल्यूज आ रही हैं तो वो सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाना था, इसलिए सिंपली मैंने क्या किया दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लिया। क्लियर। तो नेचुरल लॉग किसकी इक्वल आ गया हमारा, नेचुरल लॉग ऑफ ई किसकी इक्वल आ गया हमारे पास 1। मैं नेचुरल लॉग ऑफ ई की वैल्यू पुट करूंगा जो कि मेरे पास 1 होगी। अगर आप देखें
तो यहाँ से आ गया नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, और मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई। अब आप देखिए हमने एक्स निकाल लिया, यानी इसका इन्वर्स निकाल लिया, तो यहाँ पर हमें सेंटेंस लिख सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट रियल नंबर पॉजिटिव होंगे ना, तो देयर एग्जिस्ट एन x, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x। अगर आप कोई भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव रियल नंबर्स आप कोई भी y की जगह पुट करेंगे तो आपके पास x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। जब x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है ना, इसका मतलब ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज ऑन टू। जब फंक्शन वन टू वन भी है, जब फंक्शन ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी हुआ। ठीक है कि बात, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ था। सो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 10 हमारे पास है, लेट जी अ फंक्शन, जो आर से लेकर आर तक पहले एफ फंक्शन होता था, अब उसको जी का नाम दे दिया, तो हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। ठीक है। अब हमने चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है। अब इंजेक्टिव का मैंने आपको बताया था डेफिनेशंस के अंदर, इसका मतलब वन टू वन चेक करना है आपने। ठीक है की बात। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसको वन टू वन। अब वन टू वन का रूल क्या बताया था आपको मैंने? वन टू वन का रूल ये होता है जी, हमने एक दफ़ा एक्स वन पुट करना होता है, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स वन लेते हैं, जो कि एक्स वन का क्यूब माइनस 3x1 आता है, और एक दफ़ा हम x2 लेते हैं, जो कि बन जाएगा x2 का क्यूब माइनस 3x2 बन जाएगा हमारे पास। अब हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें पता था कि जो g ऑफ x1 है वो इज इक्वल टू g ऑफ x2 होगा हमारे पास। ठीक होगी बात। और यहाँ पर हम इन दोनों को लेंगे कि दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू आती है x1 का क्यूब माइनस 3x1 विच इज़ इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस 3x2। अब क्योंकि क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व नहीं होता, ठीक है, अगर मैक्सिमम बात करता हूँ तो इसमें से x1 कॉमन ले लेंगे तो वो x1 का स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। अगर यहाँ से बात करते हैं x2 कॉमन ले लें तो ये x2 का स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। बट क्योंकि अभी भी किसी भी कंडीशन से क्वेश्चन वेरीफाई नहीं होता कि x1 और x2 आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन नहीं है। इसके लिए मैं आपको ना एक और एग्जांपल देता हूँ। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो x1 है वो 1 है और जो x2 है वो -2 है। तो डिफरेंट नंबर में लिया, हालांकि मैं नंबर सेम आने चाहिए थे ना, मैं डिफरेंट नंबर इसलिए ये कि जब मैं x1 में 1 लगाता हूँ तो ये मेरे पास बनता है 1 का क्यूब -3 × 1। इसको सॉल्व करें तो 1 - 3 जो कि -2 आता है। जब हम 2 लगाते हैं -2 सॉरी, तो ये आता है -2 का क्यूब -3 × -2, तो ये आता है -2 का क्यूब 8 माइनस माइनस प्लस 6 -2। अब बात फिर वही आ गई है कि देखिए जब फंक्शंस की आंसर सेम है बट उसमें जो इनपुट है वो सेम नहीं है, तो हमने कहा था जब फंक्शन सेम होता है तो उसकी इनपुट भी सेम होती है, तो इस वजह से ये फंक्शन जो है ये वन टू वन फंक्शन नहीं है। हम लिख देंगे फंक्शन इज नॉट वन टू वन, इसका मतलब इंजेक्टिव, इज नॉट अ इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो है एक्स क्यूब -3x। इसको हम चेक करते हैं अब क्या ये फंक्शन और हमारे पास सब्जेक्टिव, हाँ जी बिल्कुल
यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब हमारे पास होता था ऑन टू फंक्शन। अब हम चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते थे, हम इसकी जगह पे y लगाते थे और इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x लगाते थे। और अब यहाँ से हमने क्या करना होता था, x की वैल्यू निकालनी होती थी। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ से हमें इनवर्स फंक्शन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, हम एक और काम कर लेते हैं, इसको ना यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और जब हमें सब्जेक्टिव फंक्शन चेक करना होता है, सब्जेक्टिव फंक्शन से क्या मुराद होता था, हम कहते थे कि हम इन्वर्स फंक्शन निकालते थे ताकि वहाँ से चेक कर सकें कि कोड में जो है वो कोई एक वैल्यू देती है डोमेन में या नहीं देती। तो यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता था, क्योंकि कोड डोमेन का मतलब क्या होता था, रेंज है। तो इसका हम एक आसान सा काम कर लेते हैं, हम इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब डोमेन और रेंज निकालेंगे तो वहाँ से भी हमें इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फंक्शन सब्जेक्टिव है या नहीं है। कैसे बोला, अगर सिंपल सा फंक्शन है, तो अगर डोमेन की बात की जाती है, डोमेन भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। रेंज की बात की जाए तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, क्योंकि हमें पता है कि जो मर्जी इसमें सब्सिट्यूट कर सकते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आता जाएगा। यानी कि ये भी रियल नंबर है और ये भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो जो दोनों चीज़ें सेम है, तो इस बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास फंक्शन गिवन है वो फंक्शन मेरा सर्जेक्टिव है। और सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता था हमारे पास, ऑन टू। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गई।